दोस्तों, पिछले 1 साल 2 साल में वैल्यू और मोमेंटम स्ट्रेटजी पर बेस्ड जो म्यूचुअल फंड्स लॉन्च हो रहे हैं उन्होंने काफ़ी पॉपुलैरिटी हासिल कर ली है, क्योंकि पिछले बेस डेट से अगर इनका रिकॉर्ड देखेंगे तो एक्टिवली मैनेज्ड म्यूचुअल फंड को भी रिटर्न के मामले में ये बीट कर पा रहे हैं। इसी प्रकार के 2 इंडेक्स के बारे में आज के इस वीडियो में बात करेंगे जो कि वैल्यू इन्वेस्टिंग को सपोर्ट करते हैं। पहला है BSE इन्हांस्ड वैल्यू इंडेक्स फंड और दूसरा निफ्टी का 500 वैल्यू इंडेक्स 50 फंड। इन दोनों के बारे में डिटेल में कंपैरिजन करने जा रहे हैं और जानेंगे कि दोनों में से कौन सा आपके लिए बेस्ट ऑप्शन हो सकता है। बहुत ही इंटरेस्टिंग डेटा के साथ वीडियो है और मैं दावे के साथ कहता हूं आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा इस वीडियो से। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नीरज, आप देख रहे हैं फिनोबिट यूट्यूब चैनल। अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। दोस्तों, अगर आप फाइनेंस से जुड़े हुए वीडियोस को पसंद करते हैं तो फिनोबिट के ऑफिशियल दूसरे फाइनेंशियल यूट्यूब चैनल व्यूबिट, जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, मेक श्योर कि इस वीडियो को पॉज करते हुए डिस्क्रिप्शन के लिंक से चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे, क्योंकि वहां पर भी कुछ वीडियोज पब्लिश की जाती हैं जो कि हो सकता है कि आप उससे मिस कर जाएं। इसलिए दोनों चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, फिनोबिट जिस पर आप ये वीडियो देख रहे हैं और व्यूबिट जो कि डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है। मैं उम्मीद करता हूं कि आपने चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लिया होगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। दोनों के बीच में जो इन्होंने इंडेक्स की बात की है, दोनों वैल्यू इन्वेस्टिंग पर ही फोकस कर रहे हैं, लेकिन दोनों के बीच में एक बहुत बड़ा अंतर है। अंतर क्या है? एक्सचेंज का। पहला ये जो आपने बोला है इन्हांस्ड वैल्यू इंडेक्स फंड, वो BSE का ये इंडेक्स फंड है। वहीं पर जो दूसरा वैल्यू इन्वेस्टिंग है वो निफ्टी यानी कि जो NSE, हमारे देश में 2 सबसे बड़े एक्सचेंज की जब बात आती है तो पहला BSE और दूसरा NSE है। तो ये वाला जो इंडेक्स है वो BSE का इंडेक्स है और ये वाला जो इंडेक्स है वो NSE यानी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और ये बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का अलग अलग इंडेक्स है। ठीक है, दोनों एक ही इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी पर फोकस करेंगे, वैल्यू इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी, लेकिन दोनों अलग अलग एक्सचेंज का ये वैल्यू इन्वेस्टिंग है। NSE जो है वो 1992 में शुरू हुआ था। ठीक है, और इनका जो इंडेक्स है, कोई भी इंडेक्स अगर आप देखेंगे तो उसमें अगर स्टार्टिंग में निफ्टी लगा हुआ है, निफ्टी अगर लगा हुआ है, निफ्टी का मतलब होता है नेशनल 50। ध्यान से सुनिए, निफ्टी का मतलब होता है नेशनल 50। जो आप निफ्टी 50 इंडेक्स देखते होंगे वो NSE पर लिस्टेड सबसे बड़ी 50 कंपनीज के परफॉर्मेंस को ट्रैक करने के लिए वो इंडेक्स बनाया गया है। तो NSE पर जितने भी कंपनीज लिस्टेड हैं उन सभी कंपनीज का अलग अलग कैटेगरी वाइज उनको ट्रैक करने के लिए जो इंडेक्स बनाया गया है उसे हम निफ्टी का इंडेक्स बोलते हैं। यानी ये अलग एक्सचेंज पर लिस्टेड सभी कंपनियों के परफॉर्मेंस को ट्रैक करेगा, इसलिए जितनी भी इंडेक्स जिसमें स्टार्टिंग में निफ्टी लगा होगा वो समझ लीजिए कि वो सारी कंपनियां NSE पर लिस्टेड हैं और उनके परफॉर्मेंस को ट्रैक किया जा रहा है। ठीक है, इसी प्रकार से अगर हम लोग बात करें BSE की, तो BSE सबसे पुराना एक्सचेंज है और ये 1875 से शुरू हुआ था और एशिया का सबसे पुराना ये एक्सचेंज है जिसका फुल फॉर्म होता है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। ठीक है, अगर इन दोनों के बीच के डिफरेंस की बात करें तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि निफ्टी 50 जो कि सबसे बड़ी 50 लार्ज कंपनी के परफॉर्मेंस को ट्रैक करता है, वो NSE यानी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज पर सबसे बड़ी 50 कंपनी के परफॉर्मेंस को ट्रैक करने के लिए ये इंडेक्स बनाया गया है। वहीं पर BSE की बात करें, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, तो इनका जो लार्ज कंपनी को ट्रैक करने का जो इंडेक्स है वो सेंसेक्स है, यानी सेंसिटिविटी इंडेक्स। इसमें 30 सबसे बड़ी कंपनी जो कि BSE पर लिस्टेड है उनके परफॉर्मेंस को ट्रैक किया जाता है। ठीक है, अब अगर हम लोग बात करें इनके कुछ और डेटा की, तो आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे जो NSE है उस पर टोटल इस समय लगभग 2000 से कम कंपनियां लिस्टेड हैं। अभी थोड़ा डेटा अपडेट हो चुका है, लगभग 2000 के आसपास आप मान सकते हैं। वहीं पर जो BSE है उस पर 5000 से ज़्यादा कंपनियां लिस्टेड हैं। लेकिन जो मोस्ट पॉपुलर कंपनीज होती हैं जैसे लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप, जो कि बहुत ज़्यादा पॉपुलर है, वो दोनों पर लिस्टेड होती हैं। तो आप किसी के माध्यम से इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। वहीं पर अगर बात करें मार्केट कैपिटलाइजेशन की, तो NSE का मार्केट कैपिटलाइजेशन ज़्यादा है BSE की तुलना में। ठीक है, वहीं पर अगर लिक्विडिटी की बात आती है तो NSE का लिक्विडिटी रेशियो ज़्यादा है BSE की तुलना में। ठीक है, तो अब तक आप समझ चुके होंगे कि दोनों वैल्यू इन्वेस्टिंग पर ही फोकस करेंगे, लेकिन ये वाला जो इंडेक्स है, पहला वाला, वो BSE एक्सचेंज का इंडेक्स है और दूसरा वाला जो है वो NSE एक्सचेंज का इंडेक्स है। एक्सचेंज वाइज अंतर को समझने के बाद से अब आपको मेन पॉइंट समझना है। जो BSE का इन्हांस्ड वैल्यू इंडेक्स फंड है उसमें जो टोटल कंपनीज शामिल हैं वो केवल 30 कंपनीज शामिल हैं। ठीक है, वहीं पर निफ्टी 500 वैल्यू 50 इंडेक्स फंड जो है उसमें टोटल 50 कंपनीज शामिल हैं। तो BSE इन्हांस्ड वैल्यू में आपका 30 कंपनी और निफ्टी 500 वैल्यू 50 में आपके 50 कंपनी को मिला करके इंडेक्स बना हुआ है। ठीक है, अब जो BSE का
इन्हांस्ड वैल्यू इंडेक्स फंड है उसमें जो 30 कंपनी शामिल किया जाएगा वो किस बेस पर किया जाएगा और कहाँ से, क्योंकि लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप तीनों अलग अलग मार्केट कैपिटलाइजेशन से एसोसिएटेड कंपनी है, तो 30 कंपनी कहाँ से सेलेक्ट किया जाएगा। तो इसके लिए आपको समझना होगा कि इनका जो स्कोप है वो लार्ज कैप एंड मिड कैप तक है, यानी लार्ज कैप के जो टोटल 100 कंपनीज है और मिड कैप के जो टोटल 150 कंपनी है, दोनों को मिला दीजिए तो 250 कंपनी हो गई। तो इन 250 में से 30 कंपनी को चुन करके बीएससी इन्हांस्ड वैल्यू इंडेक्स फंड बनाया गया है, ठीक है। वहीं पर अगर बात करें निफ्टी 500 वैल्यू 50 इंडेक्स फंड की, तो इनका स्कोप थोड़ा ज़्यादा बड़ा है, क्योंकि 100 लार्ज कैप की कंपनी, 150 मिड कैप की कंपनी और 250 स्मॉल कैप की कंपनी, तीनों को मिला करके टोटल 500 कंपनी हो गई और इन 500 में से 50 कंपनी को चुन करके ये इंडेक्स बनाया गया है। अब यहाँ तक तो हम समझ चुके हैं कि बीएससी इन्हांस्ड वैल्यू इंडेक्स फंड में टोटल 30 कंपनी होगी, लेकिन इन 30 कंपनी में किस वेटेज के साथ हमारा पैसा डाला जाएगा, इसके लिए आपको समझना होगा इनका वेटिंग जो नियमावली है उसको। इसके लिए ये तय किया गया है कि प्रत्येक स्टॉक को, जो ये बीएससी इन्हांस्ड में टोटल 250 स्टॉक शामिल हैं, जिसमें से 30 स्टॉक को चुना जा रहा है, तो 250 के 250 स्टॉक को एक वैल्यू स्कोर प्रोवाइड किया जाएगा। उसके बारे में आगे बात करेंगे कि ये वैल्यू स्कोर किस बेस पर प्रोवाइड किया जाता है, ठीक है। सभी कंपनीज को एक वैल्यू स्कोर प्रोवाइड कर दिया गया। अब वैल्यू स्कोर के आधार पर कोई कंपनी जिसका हाईएस्ट वैल्यू स्कोर होगा वो एक सीरियल नंबर पर आएगा, और इसी तरीके से ये 250 सीरियल नंबर पर अंतिम वाला जिसका वैल्यू स्कोर सबसे कम होगा, ठीक है। एक वैल्यू स्कोर हमने डिसाइड कर लिया। उसके बाद से जो टोटल 250 कंपनीज हैं उनका बीएससी में जो भी कंपनीज लिस्टेड हैं लार्ज कैप और मिड कैप की 250 कंपनीज, इनका मार्केट कैपिटलाइजेशन कितना है उसको इस स्कोर से एडजस्ट किया जाएगा। यानी जिसका मार्केट कैपिटलाइजेशन ज़्यादा और जिसका वैल्यू स्कोर एडजस्ट करने के बाद से हाईएस्ट स्कोर आ रहा है, ऊपर से फिर से अरेंज किया जाएगा एक सीरियल नंबर से लेकर के 250 सीरियल नंबर तक। और चूंकि हमें 30 कंपनी को केवल शामिल करना है, तो टॉप की 30 स्टॉक जो कि फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन और जो वैल्यू स्कोर एडजस्ट करने के बाद से हाईएस्ट स्कोर लेकर के आएंगे, 30 हाईएस्ट स्कोर, उनको मिला करके ये इंडेक्स बनाया गया है। और जिनका हाईएस्ट स्कोर होगा, जिसका जितना ज़्यादा स्कोर होगा उसमें उतना ही परसेंटेज वाइज वेटेज भी आपका ज़्यादा होगा। यहाँ तक क्लियर हो गया। सेम यहाँ पर निफ्टी 500 वैल्यू 50 इंडेक्स फंड में भी किया जाता है। यहाँ पर टोटल 500 स्टॉक्स जो शामिल किए जा रहे हैं, 100 लार्ज कैप की, 150 मिड कैप की और 250 स्मॉल कैप की, इन तीनों को मिलाकर के 50 स्टॉक को हम लोग चुनना है। तो सबसे पहले 500 के 500 स्टॉक को एक वैल्यू स्कोर प्रोवाइड कर दिया जाएगा, और वैल्यू स्कोर देने के बाद से 1, 2, 3 ऐसे सीरियल नंबर से लेकर के 500 सीरियल नंबर तक कंपनीज को वैल्यू स्कोर हमने प्रोवाइड कर दिया। उसके बाद से प्रत्येक स्टॉक का जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है उसको इस वैल्यू स्कोर से मल्टीप्लाई कर दिया जाता है। जो फाइनल स्कोर निकल करके आएगा उसके हिसाब से फिर से अरेंज किया जाएगा कंपनीज को टोटल 500 में, और टॉप की जो 50 स्टॉक्स होंगे उनको मिला करके ये इंडेक्स बना दिया जाएगा। और जिनका वैल्यू स्कोर और फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन एडजस्ट करने के बाद से स्कोर जिस हिसाब से होगा उनका परसेंटेज उसी हिसाब से कैलकुलेट करके वेटेज यहाँ पर तय किया जाता है। मतलब कि वैल्यू स्कोर और मार्केट कैपिटलाइजेशन मल्टीप्लाई करने के बाद से जिनका हाईएस्ट स्कोर, उनमें आपका पैसा ज़्यादा डाला जाएगा, और जिनका 58th नंबर पर आएगा, मतलब कि चूंकि टोटल 50 स्टॉक को केवल शामिल करना है, तो पहले नंबर वाले पर वेटेज आपका ज़्यादा होगा और 50वें वाले पर वेटेज आपका कम होगा। लेकिन साथ ही साथ ये भी तय किया गया है कि जो वेटेज होगा वो 5% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। मतलब कि ऐसा नहीं है कि जिसका वैल्यू और जो फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन है मल्टीप्लाई करने के बाद से अगर वेटेज अगर 10% निकल कर के आ रहा है, तो ऐसा नहीं है कि 10% डाल दिया जाएगा, मैक्सिमम 5% ही डाला जा सकता है किसी एक स्टॉक में। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन तो हम आसानी से समझ सकते हैं कि क्या होता है। जैसे एक कंपनी का जो भी पब्लिक डोमेन में शेयर्स हैं, जैसे मान लीजिए एक कंपनी एबीसी है जिसका पब्लिक डोमेन में 1000 शेयर है, तो इसका एक शेयर का जो प्राइस है, यानी प्राइस पर शेयर मान लीजिए 10 रुपया है, तो इनका टोटल नंबर ऑफ शेयर में एक शेयर के प्राइस से मल्टीप्लाई करने के बाद से जो टोटल वैल्यू आएगी 10,000 की, वो इसका हो जाएगा फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन, ठीक है। यानी पब्लिक डोमेन में जितना भी स्टॉक अवेलेबल है पर्टिकुलर किसी एक कंपनी का, उसका एक स्टॉक का प्राइस से मल्टीप्लाई करने के बाद से टोटल जो वैल्यू आएगी उसी को फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन बोलते हैं। अब वैल्यू स्कोर कैसे निकालते हैं इस पर बात कर लेते हैं। इसके लिए 3 पैरामीटर्स तय किए गए हैं। पहला बुक वैल्यू टू प्राइस रेशियो, दूसरा अर्निंग टू प्राइस रेशियो और तीसरा सेल्स टू प्राइस रेशियो, ठीक है। सबसे पहले बात करेंगे बुक वैल्यू टू प्राइस रेशियो क्या होता है। देखिए, कोई भी कंपनी एबीसी कंपनी जो है
उसमें आप पैसा क्यों डाल रहे हैं, ताकि आपको लॉन्ग टर्म में अच्छा खासा रिटर्न देखने को मिले। अब मान लीजिए किसी एक कंपनी एबीसी कंपनी में बहुत सारे रिटेल इन्वेस्टर्स ने पैसा इन्वेस्ट किया और वो कंपनी दिवालिया हो गई, तो उस कंडीशन में रिटेल इन्वेस्टर्स के हितों की रक्षा करने के लिए ये नियम बनाए गए हैं कि जो भी उस कंपनी का इंफ्रास्ट्रक्चर होगा या फिर जो भी उस कंपनी के एसेट्स होंगे उनको बेच करके और पैसे को रिकवर किया जाता है। अब ये रिकवर जब किया जाएगा तो जो भी पैसा रिकवरी के बाद आएगा वो सारे इन्वेस्टर्स के बीच में उनके कितने शेयर थे उसके हिसाब से ये डिवाइड कर दिया जाता है। तो इसके लिए फॉर्मूला ये है बुक वैल्यू टू प्राइस रेशियो का, बुक वैल्यू पर शेयर डिवाइडेड बाई प्राइस ऑफ एक शेयर, पर शेयर प्राइस की बात होती है यहाँ पर। अब ये कैसे निकालते हैं इसको समझते हैं। मान लीजिए कि एक कंपनी एबीसी है जिसका एक शेयर का प्राइस आज के डेट में 100 रुपया है, ठीक है, 100 रुपया है। और अगर कंपनी दिवालिया हुई और इसके एसेट्स को बेचने की नौबत आई और उस एसेट को बेचने के बाद से मान लीजिए कि टोटल यहाँ पर जो हमें एक तरीके से हमारे पास टोटल जो वैल्यू आया वो 1000 रुपये का आया, ठीक है, टोटल वैल्यू 1000 रुपये का आया। और इस कंपनी के पब्लिक डोमेन में मान लीजिए कि टोटल 100 शेयर है, स्टॉक है। तो यहाँ पर सबसे पहले बुक वैल्यू पर शेयर हमें निकालना है। तो जो टोटल बुक वैल्यू मिली, यानी कि कंपनी दिवालिया होने के बाद से उसके एसेट्स को बेचने के बाद से जो 1000 वैल्यू मिला उसका टोटल नंबर ऑफ शेयर से डिवाइड कर देंगे। टोटल नंबर ऑफ शेयर यानी कि 1000 जो हमें बेचने के बाद वैल्यू मिला और टोटल नंबर ऑफ शेयर 100 से डिवाइड कर देंगे तो 10 रुपया हमारा बुक वैल्यू पर शेयर आ गया। यानी कंपनी दिवालिया हुई, कंपनी अगर डूबी तो एक शेयर के बदले आपका जो भी उस कंपनी में शेयर होगा, एक शेयर के बदले आपको सिर्फ 10 रुपया मिलेगा। और आज के डेट में उस एक शेयर का प्राइस कितना है, 10 रुपया। इससे आप समझ पाएंगे कि बुक वैल्यू पर शेयर डिवाइडेड बाय पर शेयर प्राइस से हमें पता चलता है कि हम किसी कंपनी के बुक वैल्यू से कितना ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं। ये उस कंपनी के वैल्यूएशन के बारे में बताता है कि अगर कंपनी डूबती है तो हम जो जिस एसेट के लिए हम पैसा दे रहे हैं वो एसेट एक्चुअली में उतना महंगा है भी या नहीं, उसका वैल्यूएशन उतना है भी या नहीं। तो इससे हमें पता चलता है बुक वैल्यू रेशियो से उस कंपनी के वैल्यूएशन के बारे में। इसके बाद से बात करते हैं अर्निंग पर प्राइस के बारे में। तो एक शेयर जो आप परचेज कर रहे हैं जिस भी रेट पर, उसमें 1 रुपया रिटर्न कमाने के लिए आपको कितना रुपया देना पड़ रहा है, ये बोलते हैं अर्निंग टू प्राइस रेशियो। इसके बाद से सेल टू प्राइस रेशियो। जैसे कई कंपनीज ऐसी होती हैं जो कि प्रॉफिट में नहीं होती हैं, तो उनका अर्निंग टू प्राइस रेशियो तो हम निकाल नहीं पाएंगे क्योंकि अर्निंग तो हो नहीं रही है। तो जब वो कंपनी लॉस में होती है तो उनके सेल्स से उसके प्राइस का एडजस्ट करके हम लोग वैल्यू देखते हैं उसके वैल्यूएशन निकालने के लिए। तो ये 3 पैरामीटर्स होते हैं जिसके बेस पर हम किसी कंपनी के वैल्यूएशन की बात करते हैं, यानी उसको वैल्यू स्कोर प्रोवाइड करते हैं। तो इन तीनों की मदद से हमने वैल्यू स्कोर दे दिया और फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से हमने सबको एडजस्ट करते हुए इंडेक्स बना दिया बीएससी में 30 कंपनी का और एनएससी वाले में 50 कंपनी का। अब आते हैं फाइनल वर्डिक्ट पर। देखिए, बीएससी का जो 30 वाला वैल्यू फंड है और एनएससी का जो 50 वाला है, दोनों में जो स्टॉक्स हम सेलेक्ट कर रहे हैं, बीएससी में केवल लार्ज कैप और मिड कैप शामिल है बीएससी इन्हांस्ड वाले में, जबकि निफ्टी का 500 जो वैल्यू 50 है उसमें लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप तीनों शामिल है। तो अब आप समझ पा रहे होंगे कि ज़्यादा डाइवर्सिफाइड कौन है। ज़्यादा डाइवर्सिफाइड जो है वो निफ्टी 500 वैल्यू 50 इंडेक्स फंड है, क्योंकि इसमें स्मॉल कैप भी शामिल है। और ये ज़्यादा स्कोप इसलिए भी है क्योंकि ये लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप तीनों को शामिल कर रहा है, जबकि ये केवल लार्ज कैप और मिड कैप को शामिल कर रहा है। तो ये एक तरीके से फ्लैक्सी कैप की तरह बिहेव करेगा और ये एक तरीके से लार्ज एंड मिड कैप कैटेगरी की तरह बिहेव करेगा। लेकिन चूंकि ये वैल्यू इन्वेस्टिंग पर फोकस किया जा रहा है तो उनके जो रिटर्न होते हैं लार्ज एंड मिड कैप के और इसका जो इन्हेंस्ड वाला है, दोनों में आपको अंतर देखने को मिलेगा। और इसमें भी फ्लैक्सी कैप और इसमें आपको अंतर देखने को मिलेगा। अगर दोनों के बीच में हम लोग एक डिटेल कंपेरिजन करने की कोशिश करें तो हालांकि ये दोनों इंडेक्स फंड है तो किसी एक एएमसी से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन चूंकि हमें एक म्यूचुअल फंड सेलेक्ट करना था इस वजह से मैंने ये दोनों एएमसी के म्यूचुअल फंड को सेलेक्ट किया हुआ है। हालांकि किसी भी एएमसी का आप ले लेंगे तो कोई भी इंपैक्ट नहीं पड़ेगा इंडेक्स फंड में, क्योंकि वहां पर सिर्फ ट्रैकिंग एरर की वजह से आपका आधा % 1% का रिटर्न में अंतर पड़ेगा, इससे ज़्यादा कोई अंतर नहीं पड़ता है। ठीक है, तो अगर चूंकि दोनों फंड बहुत पुराने नहीं हैं तो इनके अगर पास्ट डेटा को हम लोग देखें तो 1 साल का रिटर्न मैं आपको आपके स्क्रीन पर दिखा रहा हूं। जो मोतीलाल ओसवाल का बीएससी इन्हांस्ड वैल्यू इंडेक्स फंड है वो 1 साल में 60.8% का रिटर्न दिया हुआ है। वहीं पर यूटीआई निफ्टी 500 वैल्यू 50 इंडेक्स आपको 1 साल में 63% का रिटर्न दिया हुआ है। ठीक है, इसके साथ ही साथ कुछ और टेक्निकल पॉइंट्स पर बात कर लें तो जो मोतीलाल ओसवाल का बीएससी इन्हांस्ड फंड है उसका एक्सपेंस रेशियो थोड़ा कम है और जो
यूटीआई निफ्टी 500 वैल्यू इंडेक्स फंड है उसका इंडेक्स फंड जो है वो थोड़ा सा ज़्यादा है। हालांकि अलग अलग एएमसी में देखेंगे तो ये बहुत बड़ा इशू नहीं है, क्योंकि अलग अलग एएमसी के द्वारा अलग अलग एक्सपेंस रेशियो रखा जाता है, ठीक है। और अगर कोई रिटर्न आपको ज़्यादा बना करके दे रहा है और थोड़ा सा एक्सपेंस ज़्यादा ले रहा है तो उसमें कोई बुराई नहीं है। तो दोनों के हिसाब से आपको खुद तय करना होगा कि आपके रिस्क एपेटाइट के हिसाब से कौन सा फंड अच्छा है, क्योंकि नो डाउट यहाँ पर डाइवर्सिफिकेशन तो हो रहा है, लेकिन स्मॉल कैप शामिल होने की वजह से ये फंड थोड़ा सा वोलेटाइल ज़्यादा होगा, लेकिन लॉन्ग टर्म में आपको रिटर्न अच्छा बना करके दे सकता है। वहीं पर जो लार्ज एंड मिड कैप कैटेगरी का फंड है जो कि बीएसई इन्हांस्ड वाला, जिसमें 30 स्टॉक्स शामिल हैं, उसमें चूंकि कम स्टॉक्स शामिल हैं, लेकिन वो सारे स्टॉक्स जो होंगे वो लार्ज कैप और मिड कैप कैटेगरी के होंगे, जो कि थोड़ा सा स्टेबल होते हैं स्मॉल कैप की तुलना में। तो दोनों को समझ करके आपको खुद फंड सेलेक्ट करना होगा कि आप कितना रिस्क ले सकते हैं, आपको वोलेटिलिटी से कितना डर लगता है। अगर आप थोड़ा ज़्यादा रिस्क लेकर के ज़्यादा रिटर्न चाहते हैं तो आपको ज़्यादा डाइवर्सिफाइड फंड जो है वो आपको अच्छा रिटर्न दे सकता है। तो उस कंडीशन में जो निफ्टी 500 वैल्यू 50 इंडेक्स फंड है वो आपके लिए अच्छा फंड हो सकता है। और अगर आप वोलेटिलिटी कम चाहते हैं, एक स्टेबल फंड चाहते हैं, तो उस कंडीशन में आप जो बीएसई का इन्हांस्ड वैल्यू इंडेक्स फंड है उसको आप कंसीडर कर सकते हैं। तो टोटली आपके ऊपर ये सब्जेक्टिव प्रश्न है, कोई भी एग्जैक्ट नहीं बता सकता, क्योंकि आपका रिस्क एपेटाइट अलग हो सकता है। आप किस प्रकार के इन्वेस्टर हैं, कंजर्वेटिव हैं, एग्रेसिव हैं या फिर मॉडरेट रिस्क लेने वाले हैं, उन सब के ऊपर आप ही अपना खुद से एनालिसिस कर सकते हैं और दोनों में से आप अपने लिए बेस्ट प्रोडक्ट चुन सकते हैं। मैंने दोनों के बारे में आपको बता दिया कि कौन कैसे क्या परफॉर्म करेगा। उम्मीद करता हूँ आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप जरूर जो व्यू बिट चैनल का लिंक दिया गया वहां से आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि वहां पर भी फाइनेंस से रिलेटेड वीडियोस आ रही हैं जो कि आपसे मिस ना हो जाए। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।